हेलो टीचर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जो दिसंबर 2019 की है। इससे पहले मैंने जनवरी 2021 कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, वो मेरे चैनल में अपलोड है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। आपका एग्ज़ाम जो है 16 दिसंबर के करीब स्टार्ट होने वाली है और आज तारीख है 30 नवंबर। तो आपको 15 डेज़ का टाइम मिल रहा है कि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। तो मैं आपके लिए हर दिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर इसमें अपलोड करूँगा। 15 डेज़ 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर आप लगाइए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ली है वो आपकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है और आंसर भी आपका फाइनल आंसर की है। जैसा कि आप देख सक रहे होंगे, मैं आंसर की को खुद से पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर उसका एक बार एनालाइज कर लेता हूँ, फिर मैं इसमें वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि गलत सलत अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो ये पूरा विश्वसनीय है कि आपका आंसर एकदम राइट मिलेगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? जन्म पूर्व अवधि होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, मध्य बालावस्था होती है या किशोरावस्था होती है? जल्दी से आप अपना आंसर बताइए कौन सी होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। ठीक है, चलिए नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। कौन से आंसर होगी? तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर है कि कोहल वर्ग के द्वारा जो प्रस्तावित नैतिक विकास की जो एक अवस्था है वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। कक्षा परिचर्या के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो जब भी इस तरह लड़का और लड़की के बीच में डिस्क्रिमिनेट की बात होती है तो वो उसका आंसर जो होता है आपका जेंडर पक्षपात जो होता है, जेंडर बायोस राइट आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो देखिए, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना यानी कि लड़का लड़की को अलग बैठाने की व्यवस्था करना, ये भी गलत होगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना यानी लड़का लड़की अलग अलग खेले, ये भी गलत होगा। ठीक है। और नंबर 2 जो है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। देखिए, इम्फेजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, ये भी गलत होगा। तो जो राइट आंसर होना चाहिए वो है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए
उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व देता है। तो ऑप्शन है जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसका सही जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तुरंत। इसका जो सही जवाब है वो है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, आप देख सकते हैं लेव वाइगोत्स्की जो है बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व देता है। तो इस चीज़ को आप याद रख लें, जहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक की बात होती है तो वहाँ पे लेव वाइगोत्स्की का भी नाम आता है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करता है? व्यक्तिगत वार्ता, या जोर से बोलना, पाड़, या आत्म केंद्रित वार्ता? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का, या पाठ का? तो देखिए यहाँ पर हम बच्चों की सहायता कर रहे हैं, इसलिए इसका जो आंसर होता है वो है 4 नंबर पाठ, यानी कि इसके फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, या संरक्षण, कक्षा समावेशन, या आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, या प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप सोचिए जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है संरक्षण, कक्षा समावेशन। याद रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंध, या प्रबलन? 9 का आंसर आप सोचिए क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो है 1 स्कीमा। स्कीमा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पियाजे ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? नंबर 1 क्या है? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। तो ये गलत होगा। जहाँ पर भी हम ग्रेडिंग की बात करते हैं या अंक की बात करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये थोड़ा अभी पॉजिटिव है। तो नंबर 3 देखते हैं। विद्यार्थियों के प्राप्त अंक, अभी मैंने कहा था कि अंकों के आधार पर उनको लेबलिंग करना, ये भी आपका गलत जो है ऑप्शन होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है आकलन का। तो इसका जो सही आंसर है वो नंबर 2 है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, उनके कन्फ्यूज़न को दूर करना आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? देखिए, बुद्धि से रिलेटेड अब जान जाइए कि बुद्धि विभिन्न दशाओं में होती है। ठीक है, बुद्धि को एक आयाम से हम मेजर नहीं कर सकते हैं,
चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि जन्म के समय निर्धारित नहीं होती है। नंबर 2, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, बुद्धि को हम किसी एक्यूरेटली मेजरमेंट से डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए गलत होगा। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विषय है। ये एकात्मक कारक नहीं होता है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होती है। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ठीक है, सृजनात्मक विचारक, अभिसारी विचारक, अनम्य विचारक या आत्म केंद्रित विचारक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्रिएटिव थिंकर। ठीक है, क्योंकि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, यानी कि जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो एक से अधिक सोचती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्रिएटिव थिंकर है, सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या करना चाहिए, तो बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो ये कोई भी कहेगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। भाई टीचर हैं, ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करनी चाहिए। ये भी जो है गलत ऑप्शन है, नेगेटिव कहलाएगा। और इसका सही उत्तर जो जाएगा वो नंबर 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ये आपका सकारात्मक पक्ष है, इसलिए ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। ये आपका गलत ऑप्शन है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी गलत है। तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये सही आंसर है। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। जहाँ पे भी आप ये शब्द देख लें हतोत्साहित होना चाहिए, तो ये एक नकारात्मक शब्द है। और जब आपसे सकारात्मक पक्ष पूछा जाए तो ये ऑप्शन हमेशा गलत ही होगा। तो इसका जो सही उत्तर है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 15 नंबर देखते हैं, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में प्रवाहिता, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो यहाँ इंग्लिश से हम देख लेते हैं डायलेक्सिया। ठीक है, द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डायलेक्सिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता इसका सही उत्तर है डायलेक्सिया में। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत, उसके बाद है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, नंबर 3 है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और नंबर 4 है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य।
ये राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। इस पर आधारित है समावेशी शिक्षा 2009 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या करना चाहिए? संरचनावादी ढांचे में तो यंत्रवत याद करने पर आधारित, ये आपका गलत है। प्रबलन पर केंद्रित, ठीक है। उसके बाद है अनुबंध द्वारा अर्जित या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ठीक है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए एक सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। बच्चों को दंडित करना चाहिए, गलत है। बार बार याद करने के लिए करने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर है वो नंबर 4 होगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, तो ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल देखिए, केवल वर्ड नकारात्मक पक्ष होता है, इसलिए ये नहीं होगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए, ये अभी सही है। यंत्रवत याद करना चाहिए, रोट मेमोराइजेशन नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आप जब इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो मैं आपको नकारात्मक शब्द भी बताऊंगा, जिससे कि आप ऑप्शन को आउट कर सकते हैं और सही ऑप्शन को चुन सकते हैं। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, देखिए हम कभी भी स्टूडेंट को ग्रेडिंग और नंबर के आधार पर लेबलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों, केवल वाला भी गलत है, रोट मेमोराइजेशन वाला भी गलत है। इसका जो सही आंसर है बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 20। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या होती है? संवेग एवं संज्ञान, इमोशन एंड कॉग्निशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 3, सन्निहित होती है, इंटरवोवेन विथ होती है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, पूर्णतया अलग नहीं होता है, स्वतंत्र भी नहीं होता है, संबंधित नहीं है, गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 3, सन्निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्ति संबंधों के द्वारा व्यवहार का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो जो 21 का जो राइट आंसर है वो है 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है, स्मरण की प्रक्रिया तो गलत होगा। अधिगम यंत्रवत भी याद करवाना गलत होगा। इस तरह से आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम देख लेते हैं कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो अवधारणा परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग से भ्रांतियां उत्पन्न करता है। यह अवधारणा की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणा समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो
देख लीजिए आप, इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 1। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, मैंने ये प्रोत्साहित शब्द को अंडरलाइन किया है, तो यह एक सकारात्मक पक्ष है, एक सकारात्मक शब्द है। तो प्रोत्साहित आने वाले शब्द जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑप्शन राइट होते हैं। भ्रांतियाँ उत्पन्न हमें नहीं करना है दिमाग में, तो इसलिए ये गलत है। समझ में अभाव भी हमें नहीं पैदा करना होता है, ठीक है। अवधारणा, अवधारणात्मक समझ, यानी कि हमें अवधारणा समझ के बजाय कार्य विधिक पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। इसका जो सही जवाब है वो है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 4, ठीक है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या होता है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। शारीरिक दंड, ये आपका तो हो नहीं सकता है। उसके बाद है सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। उसके बाद है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो कौन सा होगा इसमें से, देखिए शारीरिक दंड तो नहीं हो सकता है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण ये हो सकता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी नहीं हो सकता। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, सॉरी, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये आंसर है। हम निरंतर लगातार जो है कंपैरेटिव इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए हम 25 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। व्याख्यान दे करके, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इवेंट करके भी हम नहीं, जटिल अवधारणाओं की समझ को हम सहज नहीं कर सकते हैं। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा ये भी नहीं हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। 26 देख लेते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके, तो ये लंबे समय तक नहीं चल सकता, इसलिए नहीं होगा। केवल सब नेगेटिव है, इसलिए से आँख बंद करके आप काट सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सकारात्मक उत्तर मांगा है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, तो देखिए दंडित वाला भी जो शब्द है वो नकारात्मक शब्द है, इसलिए ये नहीं होगा।
तो एकदम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित, देखिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटता है? तो तीव्र गति से घटता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है। 28 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछा है विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, तो ये तो सही है। विकास परिवर्ती होता है, ये भी सही है। ठीक है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, एकदम सही है कि आनुवांशिकता यानी जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों पर प्रभावित होता है। यानी कि नंबर 4 जो है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये एक नेगेटिव है, नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 29 हम देख लेते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत या जन्मजात विशेषताएं या पर्यावरणीय प्रभाव या आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं और आज का हमारा अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण का एजेंसी है? तो याद रखिएगा इससे पहले जो मैंने 2021 जनवरी का जो क्वेश्चन अपलोड किया था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समाजीकरण का स्कूल है? तो वो है आपका विद्यालय। परिवार जो है समाजीकरण का आपका पहला एजेंसी होता है और विद्यालय जो है दूसरा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।